नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अहम खबर अशोकनगर से, जहां पीसीएमसी मालगाड़ी के इंजन में आग लगी और इंजन से भागकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। सागर से होकर कोटा जा रही थी मालगाड़ी। अशोकनगर और बीना के बीच सेमर खेड़ी स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, और ये अशोकनगर की तस्वीरें हैं जहां पीसीएमसी मालगाड़ी के इंजन में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद इंजन के पास मौजूद ड्राइवर ने यहां से अपनी जान बचाई है। भागकर सागर से होकर ये जो मालगाड़ी है ये कोटा की ओर जा रही थी और अशोकनगर और बीना स्टेशन है उसके बीच में सेमर खेड़ी स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इस मामले में जांच के बाद क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है और अभी कैसी स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस मामले की अपडेट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच ये अहम खबर, ये अहम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी पे दिखा रहे हैं। अशोकनगर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पीसीएमसी मालगाड़ी के इंजन में ये आग लगी है। देखिए, आप देख सकते हैं और यहाँ लोगों की भीड़ भी जो है वो इकट्ठा है। सहयोगी स्वदेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्वदेश, अभी क्या है अपडेट इस मामले में? जी, यदि इस मामले में अपडेट की बात की जाए तो अपडेट ये है कि फिलहाल लगभग 1.5 से घंटे के आसपास हो गया और बीना और कोटा जो रेलवे ट्रैक है वहां से बीना से कोटा की ओर जाने वाला रेल यातायात पूरी तरह से बंद है और ट्रेनें अगले स्टेशनों पर खड़ी कर दी गई हैं। यदि इस पूरी घटना की देखा जाए तो सेमरखेड़ी स्टेशन के पास मालगाड़ी के इंजन में अचानक आग लगती और ये आग इतनी तेज थी कि मालगाड़ी के चालकों को भी अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया और ट्रेन से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। देखा जाए तो इस ट्रेन में लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंची हैं, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां अपना काम करती हैं उससे पहले ही यह इंजन पूरी तरह से जल के खाक हो गया है। बिल्कुल स्वदेश जरा ये बताएं, क्या अब स्थिति कैसी है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी, आग पे तो काबू पा लिया गया है, तो बुझ चुकी है इस इंजन की, लेकिन इंजन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब इस इंजन में आग किस वजह से लगी है यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग का क्या कारण रहा। बिल्कुल स्वदेश, आपने बताया यातायात भी इससे जो रूट है वो प्रभावित है, दूसरी गाड़ियां आने जाने में उन्हें परेशानी हो रही है। जी, देखा जाए तो ये स्टेशन मास्टर से जो बात हुई है उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सेमरखेड़ी में देखा जाए तो गुना और अशोकनगर जिले के मुंगावली स्टेशन के बीच का एक स्टेशन है जो बीना कोटा रेलवे ट्रैक पर है जी। तो पूरी तरह से बीना से कोटा की ओर जाने वाली गाड़ियां पूरी तरह से रोक दी गई हैं और अगले स्टेशनों पर रुकी हुई है। लगभग 1.5 घंटे से यातायात पूरी तरह से ट्रैक बिल्कुल रेलवे ट्रैफिक इस वजह से डिस्टर्ब है। स्वदेश जरा ये बताएं, क्या कहा जा रहा है, कब तक इस स्थिति पर नियंत्रण? अभी आग बुझा ली गई है तो इस ट्रेन को या जो बाकी के डब्बे हैं उन्हें यहां से दूसरी जगह कर दिया जाएगा और जो रूट है वो फिर से दूसरी गाड़ियां इस पर आ जा सकेंगी? फिलहाल तो जितने भी रेलवे अधिकारियों से बात हुई है, स्टेशन मास्टरों से बात हुई है, वो फिलहाल किसी भी स्थिति में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और सिर्फ आग पे काबू करने की बात कर रहे हैं। और आग कैसे लगी, क्या करेंगे, कब होगा, ये कभी कोई भी स्पष्ट कहता नजर नहीं आ रहा है कि इस ट्रैक पर रेल यातायात कब पूरी तरह से दोबारा ट्रैक पर लौटेगा। फिलहाल अधिकारी डिफेंसिव मूड में आ रहे हैं और कोई भी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। स्वदेश, क्या आला अधिकारी अब तक पहुंच पाए हैं इस घटना के बाद जायजा लेने? देखा जाए तो जो बीना जंक्शन है वहां के अधिकारी तो मौके पे पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी बड़े जो भी रेलवे के आला अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और घटना स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद ही ये लोग बता पाएंगे कि बिल्कुल, तो इसमें कहीं ना कहीं वक्त लगना है। स्वदेश, ये बताएं, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? ये जो मालगाड़ी, इसमें क्या कुछ चीजें रखी गई थी या फिर ये डब्बे जो हैं वो खाली थे? जी, देखा जाए तो ये मालगाड़ी में सागर से कोटा की ओर जा रही थी, तो स्पष्ट तौर पे यदि व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लोडेड वाहन था, लेकिन स्टेशन के जो भी रेलवे के अधिकारियों से बात करने जा रहे हैं
वो स्पष्ट तौर पर कुछ भी बताने को वो नंबर गाड़ी कहाँ से जी कहाँ जा बिल्कुल। रही थी, तो बड़ी अभी मुश्किल अभी से कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। स्वदेश, ये बताएं, इंजन वाले हिस्से में आग लगी है, क्या इससे कोई डब्बा भी प्रभावित हुआ है? शुरुआती जो डब्बे होते हैं वे? नहीं नहीं, ये पूरा सिर्फ इंजन जलकर पूरी तरह से नष्ट हुआ, लेकिन गनीमत यही रही कि ना तो ये मालगाड़ी के जो डिब्बे थे वो इस अग्निकांड से पूरी तरह से बचे हुए हैं। बिल्कुल। ये जो हादसा हुआ है स्वदेश, आपसे वो समझना चाहेंगे। अशोकनगर और बीना के बीच बताया जा रहा है कि सेमरखेड़ी स्टेशन है, तो क्या ये हॉल्ट के पास ट्रेन गुजर रही थी तब ये आग लगी या फिर रुकी हुई थी? और क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है? क्या अचानक से आग लगी? क्या वजह अब तक समझ में आ रहा है? जी, बीना और अशोकनगर के बीच के रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों से बात हुई तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये तो बता दिया है कि सेमरखेड़ी क्रॉस करके मुंगावली की ओर ये मालगाड़ी आ रही थी, तभी अचानक इंजन में आग लगी और आग इतनी तेज थी कि ड्राइवरों को भी इंजन रोक के कूद के भागना पड़ा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ यात्री नजर आ रहे हैं, वहीं पास में एक स्टेशन पे, सेमरखेड़ी स्टेशन पे यात्री गाड़ी खड़ी थी, तो लोग भी, कई यात्री तमाशबीन बनकर इस बिल्कुल। इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। अब इंतजार करना होगा। स्वदेश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और जबलपुर में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 7 अप्रैल को पीएम मोदी जबलपुर में रोड शो करने वाले हैं और पीएम के रोड शो के लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी के संवाददाता ने तैयारियों का जायजा लिया है, तो ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कल जबलपुर में होने वाला है। उसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि ये खंभों पर नए तार बिछाए जा रहे हैं, कहीं पर जो तार बिखरे हुए थे उन्हें संवारा जा रहा है। एक प्रधानमंत्री ये सबसे व्यावसायिक क्षेत्र है, इसलिए प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो भीड़ होगी वो बैरियर के इस तरफ होगी, और जो डबल साइड बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, इन बैरिकेड्स में कल रात से आज सुबह तक ये खंभे गड़ा दिए गए हैं। बताया गया है कि इन बैरिकेड्स के बीच में जो 5000 पुलिस के जवान जबलपुर बुलाए गए हैं वो खड़े रहेंगे, और बीच में नरेंद्र मोदी अपनी खुली जीप पर निकलेंगे, और इसके साथ ही साथ उस तरफ और इस तरफ पब्लिक को खड़े होने की जगह दी जा रही है। व्यापक ये जो बहुत सालों से लोग यहाँ परेशान थे कि किसी तरह से ये इलेक्ट्रिक के तार बदल जाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री के एक दौरे ने 100 से ज़्यादा विद्युत कर्मियों को लगा दिया है, और ये पूरे क्षेत्र के तार बदले जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। ये नई ट्यूबलाइट्स लगाए जा रहे हैं, नए हेलोजेंस लगाए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि लगभग 3000 हेलोजेंस इस रोड में लगाए जाएंगे। तो व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर आगमन पर। प्रधानमंत्री की तैयारी के लिए बहुत से स्वागत मंच लगाए जा रहे हैं। अनेक अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और समाजों के मंच लगाए जा रहे हैं। इस तरह से इस पूरे 1 किलोमीटर के रोड शो में हर थोड़ी दूर पर बड़े बड़े स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं, जिनसे पुष्प वर्षा की जाएगी, और जो बैरिकेडिंग है उसके इस तरफ किसी को भी आने की छूट नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो कटंगा चौराहा है, जिसे अब भगत सिंह चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से अपना रोड शो प्रारंभ करेंगे, और सबसे पहले प्रधानमंत्री भगत सिंह की जो प्रतिमा लगाई गई है उस प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रोड शो में हो सकता है कि वो किसी खुली वाहन पर चलें, या फिर ये भी संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री इस 1 किलोमीटर के मार्ग को पैदल ही पूरा करें। अभी कोई भी इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री का काफिला कैसे गुजरेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों पर एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हमारे कार्यों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं मीरा यादव के नामांकन रद्द होने पर बोलते हुए कहा कि कहीं कांग्रेस ने तो सपा के साथ खेला नहीं कर दिया।
पूरे देश भर में बीजेपी आज स्थापना दिवस बना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का संगठन अलग स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। ज्वाइनिंग लगातार हो रही है, न्यू ज्वाइनिंग टोली में लगातार जो है आकर नेता शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, मुझे लग रहा है आप जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आज 1 लाख की ज्वाइनिंग का आपने लक्ष्य लिया है। क्या ये पैरामीटर्स हैं जिसके कारण सभी नेता अचानक से छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए? ये केवल 1 लाख का मात्र टारगेट है, लेकिन आज ज्वाइनिंग बड़ी संख्या में प्रत्येक बूथ पर हुई है। और ये ज्वाइनिंग केवल पॉलिटिकल नहीं है, हमारे खिलाड़ी भी सम्मिलित हो रहे हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी सम्मिलित हो रहे हैं, आर्टिस्ट भी हो रहे हैं, कई डॉक्टर्स हो रहे हैं, समाज में अलग अलग प्रकार के काम करने वाले सेगमेंट के यूथ शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर हमने टारगेट लिया था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, 370 नए मत हर बूथ पर इस चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित करना। तो वो अभियान है। उस अभियान में हर बूथ पर ए ग्रेड के बूथ को A+ बनाना, बी ग्रेड के बूथ को A बनाना, और जहां पर पिछले चुनाव में सर्वाधिक मत मिले उसमें 370 जोड़ना। तो इस दिशा में ये अभियान आज मध्य प्रदेश में इतिहास बन रहा है। शाम को आंकड़े जारी करेंगे हम सभी बूथों का, जब हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो इस बार आज मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। जिस प्रकार का वातावरण बना है, कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, अन्य दलों के भी आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उनको विश्वास है, इसलिए बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है। आज रामलाल मालवीय ने ज्वाइन किया है। उनका कहना है कि जीतू पटवारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, काफी नाराजगी उन्होंने बताई है। अभी टिकट्स घोषित हुए हैं, उसमें भी जीतू पटवारी का लगभग कुछ खास दबदबा दिखाई दिया नहीं। जीतू पटवारी खुद ही अपने पे ध्यान दे लें, उन पे क्या ध्यान देंगे? पूरा भट्टा बैठ गया है, और मिस्टर बंटाढार और मिस्टर करप्शन नाथ दोनों बेटों के लिए लगे हैं। अब जीतू पटवारी बीच में आ गए, तो कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना। ये कांग्रेस अब इस देश के अंदर गुलामी का एक प्रतीक बचा है। मोदी जी ने बागी समाप्त कर दिए, वो कांग्रेस है जो इस चुनाव में बूथ बूथ पर समाप्त हो जाएगी। आप माइक्रो मैनेजमेंट लगातार करती है बीजेपी, लगातार बूथ बूथ पर काम हो रहा है। एक तरफ एक गठबंधन बैठा है, वो बैठक कर रहा है, उनके एकमात्र सीट थी गठबंधन की, वो भी उनका नामांकन निरस्त हो गया। परेशान तो हैं, थोड़े बैठक भी कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी पीड़ा है कि मेरे प्रतिद्वंदी का नामांकन निरस्त हो गया। बहन मीरा लड़ती तो मुझे अच्छा लगता, मैंने तो स्वागत किया था, लेकिन अब चूंकि कैसे रद्द हो गया, कांग्रेस ने खेला, कांग्रेस और सपा अखिलेश यादव का कैसा द्वंद्व हुआ था विधानसभा में, जो दुनिया जानती है। उनने कहा था कौन अखिलेश बखलेश, और उनने कहा कौन कमलनाथ, क्या औकात है। यहाँ तक चिरकुट शब्द का उपयोग किया था, यहाँ तक गए थे। तो अब इनमें किसने खेला है, कौन ने साइन नहीं किए, कौन ने नहीं करने दिए, कौन ने क्या किया, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे मन को पीड़ा ये जरूर है कि हमें तो लड़ने में आनंद आता है। बहन लड़ती तो अच्छा होता। पिछले चुनाव में जब मुझे 12 दिन मिले थे, तब कांग्रेस की सरकार थी और मेरे खिलाफ रानी, वहाँ के विधायक की पत्नी लड़ी थी, तब मुझे जनता ने 4,93,000 से आशीर्वाद दिया था। अभी तो मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बना है। बुंदेलखंड की दशा और दशा दोनों बदली है। शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, हर प्रकार से बुंदेलखंड आज विकास के रास्ते पर है। तो जनता का आशीर्वाद है, लेकिन आमना सामना होकर के प्रतिद्वंदी होता है तो मजा आता है। तो थोड़ा खाली खाली लग रहा है, लेकिन फिर भी 370 नए वोट बढ़ाना हर बूथ पर, ये हमारा टास्क है, हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी अपना माइक्रो मैनेजमेंट नहीं छोड़ेगी और लगातार यही ज्वाइनिंग का मेगा अभियान, एक तरीके से हम कह सकते हैं कैंपेन जो है वो लगातार जारी है। बूथ बूथ पर बीजेपी पहुंच रही है, बूथ बूथ पर जो है 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखी हुई है, और इसी के साथ बीजेपी अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर देवास पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी बेरोजगारों को रोजगार और काला धन वापस लाने की बात कहती थी, किसानों को फसलों का उचित दाम देने के लिए कहती थी, लेकिन बीजेपी अपने वादे तो पूरे नहीं कर पाई, बल्कि लोकतंत्र की हत्या कर रही। इसके अलावा उन्होंने खजुराहो में सपा के प्रत्याशी के फॉर्म रिजेक्ट होने को लेकर बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार साबित किया कि लोकतंत्र की किसी भी मर्यादा को मानने को वे तैयार नहीं।
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। वो चाहे नरेंद्र मोदी का आचार विचार आचरण और काम करने का तरीका हो, चाहे ईडी और सीबीआई के मामले में विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई और जो उनके पास चला गया उनकी साफगोई। अब आज खजुराहो में जिस तरीके से कलेक्टर ने अधर्मिता की, कलेक्टर ने जिस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट करने के कारण बताया और फिर कारणों के लिए चर्चा करने के लिए जब कैंडिडेट गए तो 3 घंटे तक कमरे में ही नहीं आया, जगह पे ही नहीं आया, कुर्सी पे ही नहीं आया। ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी चुनाव में लोकतंत्र को निस्तनाबूद करना चाहती है। खबर नरसिंहपुर से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल के माता पिता ने मतदान किया है। मतदान 19 अप्रैल को होना है। इससे पहले मतदान दलों ने दिव्यांगों और बुजुर्ग जनों के घर जाकर मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो 7 अप्रैल तक चलेगी और वहीं 19 अप्रैल को मतदान केंद्रों पर मतदान होंगे। मंडला जिले में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन जिले में दिव्यांगों और 85 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर घर मतदान योजना के तहत पहले चरण के लिए आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 56 टीमों का गठन किया है। सीनियर सिटीजन के लिए जो प्रबंध किया गया है सरकार द्वारा, ये अप्रिशिएबल है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम आज तक पहली बार घर में वोट डाले और हम असमर्थ हो जाने के कारण से आज हमें ऐसा मौका मिला जो कि घर से बाहर नहीं गए और वोट डाले। बढ़िया फर्स्ट क्लास। कांग्रेस ने ग्वालियर से अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रवीण पाठक ने बीजेपी पर हमला बोला। पाठक ने कहा कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं करती और जनता अब बदलाव चाहती है। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सदने से कार्यकर्ता पर ग्वालियर में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भरोसा जताया। ये इसके लिए हमारे ग्वालियर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और ग्वालियर के परिजनों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके स्नेह और आशीर्वाद के कारण मुझे अवसर मिला। भाजपा जिसका चाल चरित्र और चेहरा अलग है, जिसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जिसने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, यदि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए होंगे तो ये हमको बूथ मुक्त भी कर देंगे। अंबिकापुर में चल रहे सीबीएसई बोर्ड के 5 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से सभी कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाई जा रही किताबों की जानकारी मांगी है, जिसके बाद निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया। अप्रैल में स्कूल का नया सेशन शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि शहर के चुनिंदा दुकानों में महंगे दामों पर किताब और कॉपियां बेची जा रही हैं, जिससे अभिभावक काफी परेशान हैं। इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को नोटिस भेजा। अभिभावकों की तरफ से तो नहीं आई है बात, लेकिन जो है कुछ हमारे यहाँ पत्र आया हुआ है, तो मैंने इस संबंध में जैसे ही जानकारी मिली है, मैंने सभी स्कूलों से जहाँ जहाँ की शिकायत आई है वहाँ से जानकारी मंगाई है कि कौन कौन सी किताबें जो है आपके यहाँ चलती है, उसकी पूरी सूची भेजें, नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक विषयवार। तो ये जैसे ही जानकारी आ जाती है तो हम उसे जाके फिर क्रॉस चेक करेंगे और क्रॉस चेक करने के बाद जो भी उसमें आएगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी ना, साहब के भी संज्ञान में लाएंगे और जो भी नियम होगा उसके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कदम उठाएंगे। हम लोग कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। अभी आप देखेंगे वर्तमान में जिला स्तरीय निगरानी समिति बनी थी जिस पर यह दायित्व था कि वो स्कूलों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे, समय समय पर जाएंगे, अव्यवस्थाओं को देखेंगे, उसकी सुधार भी करेंगे और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो किताबों के संबंध में चल रहा है मामला, उसमें देखें किताब प्रत्येक वर्ष जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो एनसीईआरटी की बुक के अलावा दूसरी बुक चला रहे हैं उन लोग एक नया स्कैम जैसा कर दिए हैं। पुरानी किताबों के कुछ पाठ्यक्रमों को आगे पीछे करके कुछ 1-2 चैप्टर को हटा दिए हैं, ताकि जो अभी अध्ययनरत बच्चे हैं
वो नया किताब लेने को विवश हो जाएं। ये भी एक तरह का षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं से कमीशन खोरी है, और जिस पर जिला प्रशासन संज्ञान नहीं ले पा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने कॉलेजों की मुख्य परीक्षा को लेकर प्रदेश में एक बार फिर परचम लहराया। सबसे तेज सबसे पहले परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। गुरुवार को जारी किए गए रिजल्ट में बीपीएड द्वितीय वर्ष में 100% परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जबकि प्रथम वर्ष में 97.40 और बी लिब में 96.77% उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षार्थियों ने कहा कि हिंदू नववर्ष के पहले विश्वविद्यालय ने उन्हें बड़ा उपहार दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 और 24 का प्रथम परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। इसमें बीलिप सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के परीक्षा परिणाम इतनी शीघ्रता से घोषित किए गए हैं। ज्ञातव्य हो कि बीपीएड की परीक्षाएं अभी 1 अप्रैल को ही संपन्न हुई हैं और 4 अप्रैल को 3 दिन में रिजल्ट्स देने का जो एक प्रमाण है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापित किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।